हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ के साथ में दिखाई भी दे रहा है क्या? हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। फटाफट से कमेंट कर दीजिए आप लोग। हाँ जी। चलिए तो साहब, सभी को नमस्कार एक बार फिर, और सभी को राम राम। चलिए तो बताइए आप लोग फटाफट से शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर। आप लोगों को दिखाई दे रहा है भाई, सुनाई दे रहा है पहली बात तो। और अपने को यहाँ पर क्या करना है भैया, अपन हस्तकला के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे ना। किसके बारे में बात कर रहे थे अपन? हस्तकला के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो आप लोग ध्यान रखना एक एक चीज के बारे में। ठीक है ना, हस्तकला के बारे में अपन लोग बात कर रहे थे, तो इधर देखिएगा आप लोग। हस्तकला के अंदर अपने पास में क्या क्या चीजें और बनती हैं, वो मैं आपको बता रहा था, है ना। तो एक एक चीज के बारे में देख लेना बिल्कुल। चलिए साहब, तो सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना, प्रॉपर। चलिए तो इधर देखिएगा आप लोग हस्तकला में। कल एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था, फटाफट से एक बार देख लेना कि हाथ से बनी वस्तुएं हस्तकला होती हैं, लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। हस्तकला का केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर है। हस्तकला का तीर्थ स्थल जयपुर है। हस्तकला को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था राजसीको है। राजसीको के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम, 1961 में स्थापना हुई थी, जयपुर मुख्यालय। और ये जो अपना विपणन ब्रांड, मतलब हस्तकला की चीजों को ये किस नाम से आपके निकालते हैं, तो ये ध्यान रखना, हस्तकला की चीजों को ये आपके निकालते हैं भैया किस नाम से? तो ये आपके राजस्थली के नाम से निकालते हैं, जरूर याद रखना मेरी बात को। ठीक है ना, ठीक है ना, राजस्थली के नाम से निकालते हैं। फिर देखो आप लोग इसके बाद में राजीवी का सरस मेला, जो मैंने आपको बताया था पर्यटन विभाग लगवाता है, ये आपके जयपुर में लगता है भाई। अब देखो, सबसे पहले जो अपन ने यहाँ पर बात की थी वो आपके आती है कौन सी कला? थेवा कला। सोना चांदी हस्तकला के बारे में अपन बात कर रहे थे। कौन सी हस्तकला में आ जाएंगे अपन? सोना चांदी हस्तकला को लेकर के अपन बात कर रहे थे, ध्यान रखना आप लोग। अब सोना चांदी हस्तकला के अंदर आप लोग इधर देखिएगा, तो कल जो अपन बात कर रहे थे वो आपके सोना चांदी हस्तकला को लेकर के बात कर रहे थे। और ये जो आपके सोना चांदी हस्तकला है, इसमें सबसे पहले अपने पास में आती है थेवा कला। कौन सी कला आ जाएगी? सबसे पहले थेवा कला। देखो, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। नाथूजी सोनी प्रवर्तक हैं। गिरीश कुमार और महेश राज सोनी दोनों प्रमुख कलाकार हैं, जिनमें महेश राज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कौन थे? जस्टिन बकी। 15 नवंबर 2002 को इस पर थेवा कला पर डाक टिकट जारी हुआ। 2015 को में इसको जीआई टैग मिल गया था। प्रतापगढ़ के शासक सामंत सिंह के काल में, और ये आपके प्रारंभ हो गई थी, ध्यान रखना। कांच पर सोने की अत्यंत बारीक, कमनीय एवं कलात्मक कारीगरी को थेवा कहा जाता है। कांच के ऊपर जैसे भाई साहब आपकी कलाकारी कर रहे हैं ना, इसको थेवा कला कहते हैं। बेल्जियम कांच पर हरे रंग को आधार मानकर की जाती है, आजकल लाल रंग को भी आधार मानकर कर लेते हैं। महिलाओं के आभूषण, मूर्तियां, सजावटी सामान, ये सब अपन इसके अंदर बनाते हैं। सोना कम और मेहनत ज्यादा लगती है, ध्यान रख लेना। और यह बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती। समझ में आ गई बात? ये मैंने आपको बताया था। फिर जैसे अपन बात करते हैं तारकशी के जेवर, जो कि आपके नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। चांदी के पतले पतले तारों से अपन क्या बना लेते हैं? आभूषण बना लेते हैं। तो जैसे जी इन तारों को कस कर बनाया, तभी तो नाम क्या पड़ा? तारकशी। जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर की फेमस है। कुंदन कला जयपुर की फेमस है, जो कि स्वर्ण आभूषणों के ऊपर रत्न जड़ाई की जाती है, तो उसको अपन कुंदन कला कहते हैं। मीनाकारी इंपोर्टेंट मामला था, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, मीनाकारी के बारे में जरूर याद रखना। मूल्यवान, अर्धमूल्यवान रत्नों या सोने चांदी के जो आपके आभूषण होते हैं, उन पर जो रंग चढ़ाने की कला होती है, उसको हम लोग मीनाकारी कहते हैं। आमेर के राजा मानसिंह के काल में ये कला लाहौर से आई थी। इसे हस्तकला की आत्मा भी बोलते हैं, और मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी सीतापुरा जयपुर में है। प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह है, 1988 में इनको पद्मश्री मिला था। और काला, नीला, पीला, नारंगी, गुलाबी, इन रंगों का इसमें प्रयोग होता है। दुर्गा सिंह, काशीनाथ, कैलाश चंद्र इसके अन्य कलाकारों में नाम आता है। ऐसे ही ध्यान रखना, जयपुर में सोने चांदी व तांबे पर लाल रंग से मीनाकारी की जाती है। बीकानेर में कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी की जाती है। रेत वाली कोटा के अंदर कांच पर मीनाकारी की जाती है। ये जरूर याद रखना आप लोग। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपके मीनाकारी, जैसे अपन ने रंग चढ़ाने का काम किया, इसको हम लोग मीनाकारी कहते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, और ये मैं आपको बता रहा था। अगर मैं बात करूं तो ये चीज मैं आपको यहां पर बता रहा था कि कोफ्तगिरी आपके जयपुर, अलवर और उदयपुर की फेमस है। ध्यान रखना कि ये जो कोफ्तगिरी कला है ना, और वैसे भी हो सकता है कि इस कोफ्तगिरी के बारे में अब की बार प्रश्न पूछ ले। क्यों क्यों पूछ ले वो भी मैं बता देता हूं।
पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये कोफ्तगिरी आपकी कहाँ की फेमस है, तो ये कोफ्तगिरी आपके अलवर की फेमस है। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग इसके बारे में, ठीक है ना, कि मैंने कहा ये कोफ्तगिरी आपके कहाँ की फेमस है, अलवर। बोले सर ये कल मुझे समझ में कम आया था, तो इधर समझ लो, जयपुर, अलवर, उदयपुर। फौलाद की जो वस्तुएं होती है, जो लोहे की वस्तुएं जो होती है, उसके ऊपर हम लोग सोने व चांदी के तार से बारीक कारीगरी कर देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कोफ्तगिरी बोलते हैं। 2023 में इसको जीआई टैग मिला है, लेकिन कहाँ की कोफ्तगिरी को, तो ये आपके उदयपुर की कोफ्तगिरी को जीआई टैग मिला है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कला आपके दमिश्क, सीरिया से संबंधित है। अगर मैं बात करता हूं कि ये कहां से आई है, दमिश्क, सीरिया से आई है, और पंजाब से इस कला का विस्तार आपके राजस्थान एवं गुजरात में हुआ है। ये तलवार पकड़ने का हत्था है भाई साहब, आई बात समझ में, ये क्या है, आपके तलवार पकड़ने का हत्था है, ये ध्यान रख लेना। ये जो आपके तलवार पकड़ने का हत्था है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 2023 में जीआई टैग इन उदयपुर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपके तलवार पकड़ने का हत्था है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करूं आपके, तो इधर देख लीजिएगा आप लोग, समझना मेरी बात को कि मैंने क्या कहा, ये आपके तलवार पकड़ने का हत्था है। जैसे अगर अपन बात करते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ जी, ध्यान से इधर देखना आप लोग। हाँ जी, इधर ध्यान से देखना आप लोग, ये तलवार पकड़ने का हत्था हो गया अपना। अब ये जो तलवार पकड़ने का हत्था है, इस ये लोहे का होता है ना, इस लोहे के ऊपर अपन ने क्या किया, अपन ने और सोने के तार की जड़ाई कर दी, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये कला आपके कहलाती है भैया क्या, कोफ्तगिरी। जरूर याद रखना मेरी बात को। और ऐसे ये तलवार डालने का वो कटार रखते हैं ना अपन इसके अंदर, तो कटार रखने का देखो आगे का स्थान जो है, इसके अपन इस पे लोहा है ये, और लोहे के ऊपर अपन ने यहाँ पर भी सोने और चांदी के तार की जड़ाई करी है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, तो यही तो आपकी कोफ्तगिरी है। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको अभी पता लग ही रहा होगा कि 2023 के अंदर है, और ये जो आपके कला है इसके ऊपर अपने को क्या मिला है, इसमें अभी अभी अपने जीआई टैग मिला है। तो ये आप लोग थोड़ा याद रखना भैया। अब इसके बाद में देखो आप लोग, नंबर 7, सोना चांदी हस्तकला में ही आपके मैं बात करता हूं यहाँ पर तहनिशा। ध्यान रखना आप लोग, क्या आ जाएगा आपके, तहनिशा। अब ये जो आपके तहनिशा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, तो ये भी आप लोग देख लो। अगर तहनिशा के बारे में बात करता है तो तहनिशा होती क्या है, सबसे पहले तो भैया ये जो तहनिशा है ना, ये आपके कोफ्तगिरी के समान ही है, ठीक है। कहाँ की हो जाएगी ये आपके, तो ये आपके कोफ्तगिरी के समान है, कोफ्तगिरी के समान, ध्यान रखना, कोफ्तगिरी के समान ये आपकी कला हो जाएगी। आई बात समझ में। तो जैसे आपके कोफ्तगिरी होती है, लगभग वैसे ही आपके क्या होती है, तहनिशा होती है। आई बात समझ में। इसमें भी वही होता है कि जैसे आपने कोई और लोहे की वस्तु है, उसमें डिजाइन को आपने क्या किया, गहरा कर दिया, और डिजाइन को गहरा करके उसमें आप सोने और चांदी के तार की जड़ाई करते हो। तो ये ध्यान रखना आप लोग, कोफ्तगिरी के समान ही होती है। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो आपके लोहे की वस्तुएं जो होती हैं, जो आपकी जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, इन लोहे की वस्तुओं पर, ठीक है ना, लोहे की वस्तुओं पर डिजाइन को गहरा करके, जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर डिजाइन को गहरा करके, और हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन को गहरा करके सोने एवं चांदी के तारों की क्या कर देते हैं, सोने एवं चांदी के तारों की जड़ाई कर देते हैं, चांदी के तार की क्या करते हैं हम लोग, जड़ाई करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसी सोने एवं चांदी के तार की जड़ाई को हम लोग बोलते हैं आपके तहनिशा। और ये तहनिशा कहाँ की फेमस है, तो देखो आप लोग यहाँ पर, ये जो, हाँ बिल्कुल मैंने लिखा ना, लोहे की वस्तु एक एग्जाम्पल दिया, लोहा भी हो सकता है, पीतल भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि फौलाद की वस्तु एकदम जो टाइट होती है ना, उनकी यहाँ पर बात कर रहा है, फौलाद की वस्तु के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो ये आपके तहनिशा कहाँ कहाँ की फेमस है, तो ये जरूर याद रखना। इसके लिए आपके अलवर के तलवार साज, जो तलवार बनाने वाले लोग हैं ना, तो अलवर के तो आपके तलवार साज, एवं उदयपुर के अंदर उनको बोलते हैं सिकलीगर। उदयपुर में क्या बोलते हैं भैया उनको,
तो उदयपुर के सिकलीगर इस कला के अंदर आपके क्या माने जाते हैं? अलवर के तो तलवार साज एवं उदयपुर के सिकलीगर प्रसिद्ध हैं। कौन सी कला के लिए? तो वो आपके तहनीशा। हालांकि तहनीशा और कोप्तगिरी को आप अलग ना ही माने तो ही बेटर है। आई बात समझ में? इसीलिए आपके उदयपुर की तहनीशा, जिसको कोप्तगिरी के रूप में माना गया है, उसको ही तो जीआई टैग मिला है मैन। नहीं तो प्रॉपर कोप्तगिरी तो आपके जयपुर और अलवर की फेमस है, लेकिन जीआई टैग उदयपुर वाली को मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना, इनको आप अलग मान करके मत चलना, ये लगभग लगभग आपके सेम ही कार्य करती हैं। आई बात समझ में? तो ये तहनीशा के बारे में भी बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो, इसके बाद में नंबर 2, ये तो मेरी तरफ से क्या हो गया आपके, कल मैंने जो बताया था सोना चांदी हस्तकला। अब देखो नंबर 2, नंबर 2 पर अपन यहां पर बात करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी भैया? तो हम अपने पास में आ जाएगी आपके ब्लू पोट्री। जरूर ध्यान रखना, मतलब मैं इसके अंदर लिख देता हूं आपके पोट्री हस्तकला। नंबर 2 पर अगर अपन बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर अपने पास में कौन सी फेमस आ जाएगी आपके? तो नंबर 2 पर अपने पास में आ जाती है पोट्री हस्तकला। समझ लेना एक एक बात को पोट्री हस्तकला को लेकर भी। सबसे पहली बात, ये पोट्री हस्तकला आपके होती क्या है भैया? तो ये ध्यान रखना, पोट्री हस्तकला आपके होती है जो आपके चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उन चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, ये जो आपके चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, इन चीनी मिट्टी के बर्तनों पर और हम लोग क्या करते हैं? एक तरीके से चित्रकारी करते हैं। आई बात समझ में? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? तो उस पर अपन उसको अपन कहते हैं पोट्री हस्तकला। मिट्टी के बर्तनों पर नहीं, अगर मिट्टी के बर्तनों पर करोगे तब तो टेरा कोटा हो जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा? टेरा कोटा हो जाएगा। ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तनों का इसमें प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोट्री हस्तकला। समझ गए होंगे आप मेरी बात को यहाँ पर? ठीक है। अब इधर देखो आप लोग, पोट्री हस्तकला के अंदर अपने पास में मुख्य रूप से कौन सी आ जाएगी? तो नंबर 1 जो आपके फेमस है वो है आपके ब्लू पोट्री। नंबर 1 जो आपके फेमस है वो आपके कौन सी हो जाएगी? ब्लू पोट्री। हालांकि इसके अलावा भी है, ब्लू पोट्री के अलावा भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू पोट्री के अलावा एक आपके ब्लैक पोट्री देखने को मिलेगी। ब्लैक पोट्री के अलावा नंबर 3 पर बात करता हूं तो नंबर 3 पर आपको कागजी पोट्री देखने को मिलेगी। कौन सी पोट्री आ जाएगी? कागजी पोट्री देखने को मिलेगी। कागजी पोट्री के बाद में नंबर 4 सुनहरी पोट्री देखने को मिलेगी। सुनहरी पोट्री आपको देखने को मिलेगी। तो देखो आप लोग, इनके अंदर तो सीधे सीधे आप लोग याद रख लेना, ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है? कोटा, जरूर याद रखना। कागजी पोट्री कहाँ की फेमस है? तो कागजी पोट्री आपके अलवर की फेमस है। और सुनहरी पोट्री कहाँ की फेमस है? तो सुनहरी पोट्री आपके बीकानेर की फेमस है। इसमें तो अगर आप केवल इतना भी याद रख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, कामचीनी भी बोलते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल कामचीनी भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। तो ब्लैक पोट्री तो आपके कोटा की फेमस है, ठीक है ना? और आपके हाँ कागजी पोट्री अलवर की फेमस है, सुनहरी पोट्री आपके बीकानेर की फेमस है। सबसे पहले तो ये याद रखना। लेकिन जो सबसे फेमस है वो आपके कौन सी पोट्री है? ब्लू पोट्री। और ध्यान रखना, ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? तो ब्लू पोट्री आपके जयपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस हो जाएगी भाई? तो अगर ब्लू पोट्री अपने से पूछ रहा है तो भैया ब्लू पोट्री सीधे सीधे शब्दों में बताना कि ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है। अब इसके अंदर आप लोग क्या क्या बातें बता सकते हो भैया? क्या क्या विशेष बात आप लोग बता सकते हो इसमें? तो देखो आप लोग, सबसे पहली बात, इस ब्लू पोट्री का संबंध आपके कहां से है? तो इसका संबंध आपके पर्सिया, और पर्सिया बोले तो आपके कहां? ईरान। पर्सिया बोले तो आपके ईरान, तो यह आपके ईरान से संबंधित है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप इसके बाद में जरूर ध्यान रखना कि आपके जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आप कौन से रंग की कलाकारी करोगे? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की कलाकारी। आई बात समझ में? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आप लोग कौन से रंग का प्रयोग है? तो आप लोग ध्यान रखना, नीले रंग, तभी तो ब्लू पोट्री नाम पड़ा। अगर आपसे पूछ रहा है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उन चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आपको क्या करना होता है? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर और हम लोग नीले एवं हरे रंग का प्रयोग करते हैं। तो नीले रंग का विशेषकर प्रयोग किया जाता है, नीले रंग का इस पर विशेष प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके कौन सी कला हो जाएगी? ये कला आपके ब्लू पोट्री हो जाती है। अब बात ही आती है कि ब्लू पोट्री आई किसके काल में थी?
ये ध्यान रखना। वही अपने आमेर के राजा थे भैया मानसिंह फर्स्ट। अगर आने की बात कर रहे हो ना तो मानसिंह फर्स्ट के काल में ये आपके आई थी, और मानसिंह फर्स्ट के काल में और इसका आगमन हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका सर्वाधिक विकास, तो जरूर याद रखना आप लोग, मानसिंह फर्स्ट के काल में तो केवल ये आई है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ, तो सर्वाधिक विकास आपके सवाई मानसिंह सेकंड के काल में हुआ। ये जरूर याद रखना मेरी एक एक बात को कि भैया आई किसके काल में है, तो बोले सर आई तो आपके मानसिंह जी के काल में है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसका और विकास हुआ है तो सवाई राम सिंह सेकंड के काल में, सवाई राम सिंह सेकंड के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। क्यों? क्योंकि पहले अपन इतना नहीं जानते थे भैया इसके बारे में। अब क्या हुआ, सवाई राम सिंह सेकंड जो है, इस सवाई राम सिंह सेकंड ने और दो कारीगरों को, ध्यान रखना, एक का नाम तो था कालू कुमार, एक का नाम तो क्या हो जाएगा कालू कुमार, और कालू कुमार के अलावा एक का नाम हो जाएगा आपके चूड़ामन। ध्यान रखना, कालू कुमार एवं चूड़ामन को भोला कारीगर से प्रशिक्षण लेने दिल्ली भेजा। एक भोला करके जो कारीगर थे, उन भोला कारीगर से प्रशिक्षण लेने कहां भेजा, तो भोला कारीगर से प्रशिक्षण लेने दिल्ली भेजा था। आई बात समझ में? भोला कारीगर से प्रशिक्षण लेने कहां भेजा, तो दिल्ली भेजा। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखना कि भोला कारीगर से प्रशिक्षण लेने के दिल्ली भेजा, और जब ये इसका प्रशिक्षण लेकर के आए तो उसके बाद से अपने ये कला क्या हो गई थी, डेवलप हो गई थी भैया। ठीक है ना? उसके बाद में ये जो अपने कला है ये आपकी क्या हो गई, डेवलप हो गई। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो ये चीज अपने को अच्छे से याद रखनी है सबसे पहले तो, कि भाई भोला कारीगर से प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली भेजा था, तब से ये कला अपने क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। समझ गए? और ऐसे ही आप लोग, हाँ भोला के पास सीखने के लिए भेजा था, ऐसे ही आप लोग इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इसीलिए राम सिंह जी के काल में सबसे ज्यादा डेवलप हुई ना, इसीलिए 1963 में हमारी जो राजमाता थी जिनका नाम है महारानी गायत्री देवी, बोलो क्या नाम आ जाएगा, ये जो महारानी गायत्री देवी हैं, इन महारानी गायत्री देवी ने एक स्कूल खोला था, और उस स्कूल का नाम क्या था, तो वो भी आप लोग देखो। तो इन्होंने जो आपके स्कूल खोला उसका नाम था सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर। सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की। जरूर अच्छे से याद रखना, किसकी स्थापना की भैया, तो सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की। समझ गए मेरी बात को? सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है ना? सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की थी, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। तो ये जो सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर है इसकी स्थापना करने वाली कौन थी, तो आपके महारानी गायत्री देवी जो थी, उन्होंने आपके इसी कला को सिखाने के लिए सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की। और इस शिल्प कला मंदिर, ये मंदिर नहीं था रे, एक स्कूल था, और इसके जो प्रथम प्राचार्य, सबसे पहले जो इसके प्रिंसिपल थे वो कौन थे आपके, तो सबसे पहले प्रिंसिपल जो इसके थे वो थे कृपाल सिंह शेखावत। भूल मत जाना भैया आप लोग अच्छे से कि इसके पहले प्रिंसिपल साहब कौन थे, तो इसके पहले प्रिंसिपल साहब थे कृपाल सिंह शेखावत, जो कि आपके कहाँ के हैं, मऊ। मऊ पड़ता है अपने सीकर। अब तो खैर इनकी 2010 में मृत्यु हो गई भैया कृपाल सिंह शेखावत की, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, इन्हीं कृपाल सिंह शेखावत जी को आपके 1974 में कौन सा पुरस्कार मिला था, 1974 में, और आपके पद्मश्री पुरस्कार मिला। ध्यान रखना, 1974 में कृपाल सिंह जी को आपके पद्मश्री पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट बात है, ब्लू पोट्री बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनाती है एग्जाम के अंदर। तो देखो आप लोग, ब्लू पोट्री का संबंध कहां से है, जयपुर। आई कहां से, पर्सिया से, बिल्कुल पर्सिया से, लाहौर, लाहौर से राजस्थान। ध्यान रखना, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का प्रयोग करोगे तो ब्लू पोट्री बन जाएगी। मानसिंह फर्स्ट के काल में आगमन हुआ था, ध्यान रखना। फिर सबसे ज्यादा विकास आपके राम सिंह सेकंड के काल में हुआ, जिन्होंने कालू कुमार और चूड़ामन को भोला कारीगर से प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था। फिर 1963 में इस कला को सिखाने के लिए महारानी गायत्री देवी ने और आपके राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की, जिसके पहले प्रिंसिपल थे आपके कौन, कृपाल सिंह शेखावत जी, जिनको आपके 1974 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। फटाफट से क्लियर कीजिए इसको भी आप।
तुरंत फटाफट से क्लियर कर लेना। हाँ जी, तो ये ब्लू पोट्री के बारे में बात अपनी आती है, इसको फटाफट से क्लियर करो भैया। हाँ जी, तो समझ गए क्या बात को? बताओ फटाफट से कमेंट करके बताइए, ब्लू पोट्री क्लियर है आपके? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ब्लू पोट्री का, फटाफट से कमेंट करके बता दो एक बार। डन साहब है। चलिए, तो इधर इसके बाद में देखिएगा आप लोग। अब इसके बाद में अपन बात करें, हाँ जीआई टैग भी मिला हुआ है ब्लू पोट्री को, अभी सब बता दूंगा, आप चिंता मत करो। एक एक चीज यहाँ पर अभी मेरे को और बातें भी करनी है, तो इधर ध्यान से आप लोग देखना भैया, एक एक चीज को यहाँ पर ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पर ब्लू पोट्री के बारे में बात करता हूं, तो आपके ये कहा जाता है कि जो आपके कृपाल सिंह जी हैं, कृपाल सिंह जी ने 35 रंगों का प्रयोग किया। आई बात समझ में? कृपाल सिंह जी ने कितने रंगों का प्रयोग किया? 35 रंगों का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा बड़े कलाकार अगर हैं तो वो कृपाल सिंह जी माने जाते हैं। इन्होंने 35 रंगों का प्रयोग किया, अतः इसे कृपाल शैली भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो ब्लू पोट्री है इसको एक नाम और दिया जाता है, अतः इसको हम क्या बोलते हैं भैया? कृपाल शैली भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसको ध्यान रखना आप लोग, हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कृपाल शैली भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा कि इसका विकास आपके कौन से काल में हुआ था, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मुगल काल में आपके विकास हुआ। ध्यान रखना, मुगल काल में आपके ब्लू पोट्री का क्या हुआ था भाई? विकास हुआ था, ये ध्यान रखना। मतलब मुगल मानसिंह जी थे तो मुगल काल में ही तो आएंगे आपके, तो मुगल काल की तो बात कर रहा है। फिर इसके बाद में ध्यान रखना 2008 के अंदर, 2008 में और ब्लू पोट्री को आपके क्या मिल गया भैया? तो 2008 के अंदर ब्लू पोट्री को जीआई टैग, ध्यान रखना, अब तो आप लोग बार बार समझ ही गए होंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है कि ब्लू पोट्री को आपके क्या मिला? जीआई टैग मिला। ध्यान रखना, इसके बाद में इस ब्लू पोट्री के अन्य कलाकार, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि ब्लू पोट्री के अन्य कलाकार कौन हैं, तो उनके बारे में भी देखो आप लोग। तो ब्लू पोट्री के अन्य कलाकार में एक नाम तो आता है स्वर्गीय नाथीबाई, जरूर याद रखना, स्वर्गीय नाथीबाई, इनका नाम आता है। एक आपके अभी जो वर्तमान में नाम जो फेमस हो रहा है वो है लीला बोरदिया। वर्तमान में जो नाम फेमस है वो कौन है आपके? तो वो नाम आपके हो जाएगा लीला बोरदिया, बड़ी फेमस है इस समय। ठीक है ना? हाँ जी, तो ये ध्यान रखना आप लोग, वर्तमान में क्या नाम हो जाए? अच्छा मैंने क्या लिख दिया? 35, और क्या, अरे सॉरी भाई, 25 है ना, 35 नहीं है भाई, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल 25 रंगों का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखना। और लीला बोरदिया, और ये जो लीला बोरदिया है इसने आपके 2019 में एक 30 इंच की ब्लू पोट्री बनाई थी। ध्यान रखना, कितनी? 30 इंच की इसने ब्लू पोट्री बनाई, और 30 इंच की ब्लू पोट्री बना करके, 30 इंच की ब्लू पोट्री बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, 30 इंच की ब्लू पोट्री बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। आई बात समझ में? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। तो नाम दर्ज करवाने वाली कौन थी भैया आपके? तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था किसने? तो वो आपके लीला बोरदिया। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, कभी आप लोग जयपुर वगैरह में देखना, सर्च करते हो तो भैया अपना जो जयपुर में जो कोचिंग हब है ना, जहाँ पर जो अपने कोचिंग चल रही हैं अभी, गोपालपुरा वाला जो रोड है, उस गोपालपुरा वाले रोड पर ही आपके एक नीरजा ब्लू पोट्री है। उसी नीरजा ब्लू पोट्री की फाउंडर है आपके कौन? लीला बोरदिया। आई बात समझ में? तो ये जरूर ध्यान रखना, ये जो लीला बोरदिया है ये आपके
और आप लोग कभी देखेंगे तो आपको जयपुर में एक मिलती है नीरजा ब्लू पोट्री, ठीक है। तो ये जो आपके नीरजा ब्लू पोट्री है, इसी नीरजा ब्लू पोट्री से ये आपके संबंधित हैं। अच्छे से याद रखना। तो ये मैंने आपको कलाकारों के नाम भी बता दिए भैया, फटाफट से क्लियर कर लीजिए। इनके बारे में भी आप लोग तुरंत, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भी अपने को याद होनी चाहिए भैया। फटाफट से क्लियर करो ब्लू पोट्री के बारे में। कल को अपने से कुछ भी पूछ ले भैया ब्लू पोट्री के बारे में, अपने को याद होना चाहिए भैया, ठीक है ना। तो अपन सारी बातें कर चुके हैं कि भाई आपके मान सिंह जी के काल में ये प्रारंभ हुई थी, तभी तो अपन कहते हैं कि भाई ये आपके मूल रूप से फारस, जिसको आप पर्सिया बोलते हो, ईरान बोलते हो, वहां से आपके ये आई थी, ठीक है ना। मुगल काल में आई, मैंने आपको बताया। राम सिंह जी के टाइम पर सर्वाधिक विकास हुआ। चूड़ामन और कालू कुमार को भेजा था सीधे, कहां पर, आपके दिल्ली भेजा था कि भोला से कुछ लखनऊ की बात सीख करके आओ। कृपाल सिंह शेखावत ने इसको बहुत फेमस किया था। क्या करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्लू पोट्री के अंदर सबसे पहले आपके और बर्तनों पर क्या कर देते हैं, चित्रकारी करते हैं। जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उस पर चित्रकारी कर देते हैं पहले तो, नॉर्मली पेंटिंग बना देंगे। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे अपन होता है ना, जैसे मेरे को इसके ऊपर कोई चीज उभरती हुई दिखानी है, तो उसके ऊपर फिर एक विशेष प्रकार का घोल बनाते हैं, घोल, वो घोल चढ़ाया जाता है। वो जो घोल होता है ना, वो आपके हरे कांच, हरा कांच जो होता है वो, कथीरा, सागी, क्वार्ट्ज पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, इन सब से बनता है वो घोल। भाई जो आपके हरा कांच होता है, कथीरा जो होता है, सागी, क्वार्ट्ज पत्थर जो आता है उसका पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, इन सबको मिला करके घोल बनाते हैं। फिर उसको उसके ऊपर चढ़ा देते हैं जो आपने पेंटिंग बनाई है। आई बात समझ में। मैंने बताया ना, पहले क्या करेंगे अपन, हाथ से पेंटिंग बना लेंगे, फिर उसके ऊपर चढ़ा देंगे, फिर उसके ऊपर रंग काम में लेंगे। उसके ऊपर अपन कौन से रंग काम में लेते हैं, नीला रंग काम में ले लेंगे, हरा ले लेंगे, थोड़ा बहुत मिट्टी वाला मटियाला कलर ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे रंग अपन काम में लेते हैं। हम देवी देवताओं वगैरह के चित्र बना सकते हैं, फूल पत्तियां बना सकते हैं, और आजकल तो जो मन में आए ना वो बनाओ भाई। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना आप लोग। फिर ये बनाने के बाद में अब उसको सुखाना पड़ेगा ना, तो आपको क्या करना, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको पकाया जाता है, और जब पक जाती है ना तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। वैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये ब्लू पोट्री का आपके क्या हो जाएगा, ये ब्लू पोट्री का आपके पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ये ध्यान रखना आप लोग, समझ गए मेरी बात को। हाँ जी बिल्कुल, मीनाक्षी राठौड़ का भी नाम आता है, मुझे पता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना। ऐसे तो अपन बहुत सारे नाम दे सकते हैं कि दुर्गा लाल का भी नाम दे दो, त्रिलोक चंद का भी नाम दे दो, अगर आप कलाकारों के अंदर ही बात करते हैं तो लो साहब। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे तो बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे कि आप लोग चाहो तो किसका नाम दे दो, दुर्गा लाल का नाम दे दो, आप लोग चाहो तो त्रिलोक चंद का नाम भी दे सकते हो, समझ गए। त्रिलोक चंद का नाम भी दे सकते हो, आप लोग चाहो तो मीनाक्षी राठौड़ का नाम भी दे सकते हो। तो ऐसे तो बहुत सारा नाम मिल जाएंगे, भगवान साय का भी नाम दे सकते हो, लेकिन इतना पूछता नहीं है ना। जो मेन बात है वो मैंने आपको बता दी भैया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ब्लू पोट्री बनती कैसे है। वैसे तो हालांकि बनती कैसे है इससे आपको तो मतलब नहीं है, अगर आप नॉर्मल ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तब तो खैर क्या ही पूछेगा, आरएस मेंस में पूछ सकता है बनती कैसे है, तो वो प्रोसेस पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, समझ गए मेरी बात को। तो जो आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो आप में से आरएस प्री वाले हैं, उनको मेंस जब मैं बताऊंगा तब इसके क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। समझ गए बात को। तो ये खत्म अपने। तो ये पोट्री हस्तकला मेरी तरफ से क्या हो गई भाई, समाप्त हो जाती है। बोले सर पोट्री हस्तकला का कोई चित्र, बिल्कुल वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो आप लोग, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि अपने ब्लू पोट्री किस टाइप की होती है, तो देख लो आप लोग एक बार। हम ये जितनी भी चीजें देख रहे हैं ना, ये सब आपके ब्लू पोट्री के अंतर्गत आती है। ये जितनी भी आप लोग चीज देखते हैं ना, ये देखो जैसे आप लोग अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये अपनी सारी की सारी चीजें आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये आपके ब्लू पोट्री के अंतर्गत आती है। कोई भी उठा करके देख लो आप, पेंटिंग वगैरह जो बनती है जैसे अपन यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपके क्या है भैया, ये ब्लू पोट्री हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को। तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। एक मैं लगा देता हूँ आपके यहाँ पर थोड़ा सा एक फोटो वोटो। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग।
हाँ जी, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो ये जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपके क्या हो जाएगी, तो ये आपके ब्लू पोट्री का ही तो एक उदाहरण है भैया। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये आपके ब्लू पोट्री होती है भाई। अपन ने क्या किया, नीले रंग की कारीगरी कर रखी है इसके ऊपर, ये ब्लू पोट्री है। अब तो समझ ही गए होंगे, खूब सारी बातें मैंने आपको ब्लू पोट्री को लेकर के बता दी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चलो क्लियर कर लो एक बार आप इसको अच्छे से। हाँ जी, जिनको भी कोई चीज समझ नहीं है बोल देना भैया, तो ये क्लियर कर लो आप लोग अच्छे से। चलिए तो साहब, इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो अपने पास में नेक्स्ट जो आती है वो है आपके टेराकोटा। जरूर याद रखना आप लोग, टेराकोटा। अब जो अपन यहां पर बात करेंगे वो आपके क्या आ जाएगा, टेराकोटा। तो देखो आप लोग, टेराकोटा क्या होती है वो भी अपन एक बार समझ लेते हैं। अभी अपन ने बात की थी आपके चीनी मिट्टी के बर्तनों की। अब देखो टेराकोटा को पहली बात तो और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मृणकला। मिट्टी से होती है ना, तो इसलिए मृणकला भी बोलते हैं। इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं, और वो नाम आपके आ जाएगा मृदा शिल्प। किस नाम से जाना जाएगा, तो वो आपके मृदा शिल्प के नाम से जाना जाएगा। तो इधर देखिएगा आप लोग, हाँ जी, अच्छे से समझना आप टेराकोटा के बारे में भी, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि भैया टेराकोटा से भी आपके गजब के बहुत सारे प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो आपके टेराकोटा होती क्या है। देखो अभी अपन ने पढ़ी थी ब्लू पोट्री, उसमें तो आपके चीनी मिट्टी काम आएगी। यहाँ पर आपके क्या काम आएगी, यहाँ पर आपके चिकनी मिट्टी काम आएगी, जो आपके अपने नहीं होती है तालाबों वाली जो मिट्टी होती है, वो आपके विशेषकर यहाँ पर काम आती है। तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जो आपके चिकनी मिट्टी जो है, उस चिकनी मिट्टी को ध्यान रखना, चिकनी मिट्टी को पकाकर, और वो भी आपके वही चीज आएगी, चिकनी मिट्टी को भी आपको कितने पर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ध्यान रखना, जैसे आपके अभी मैंने बताया था ना भाई, आपके ब्लू पोट्री में भी 800 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपके और उस पर पकाया जाता है। पूरा मैंने प्रोसेस बताया था। पहले आप लोग एक बर्तन लो, बर्तन के ऊपर क्या कर दो, बर्तन के ऊपर आप लोग और चित्र बना दो, चित्र के ऊपर फिर आप लेप लगाओ, लेप लगाने के बाद उस पर कलर कर दो, फिर कलर करने के बाद उसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लो, बस वही आपके क्या बन गई, ब्लू पोट्री बन गई। वैसे ही आपके चिकनी मिट्टी है कि चिकनी मिट्टी को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाकर आप लोग क्या बनाओगे, खिलौने, सजावटी सामान एवं सजावटी सामान एवं मूर्तियां बनाना। ध्यान रख लेना, ये आपके क्या कहलाती है, इसको हम लोग टेराकोटा कहते हैं। समझ गए मेरी बात को, मूर्तियां बनाने की जो कला है इसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। ये दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना आप लोग, सबसे बड़ा फर्क यही है आपके। इसमें क्या होता है कि भाई आपके जो आप मिट्टी लोगे, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी लेनी पड़ेगी। फिर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, 1/4 भाग आपको गोबर की, वो जो आती है ना गधे का गोबर जिसको अपन बोलते हैं लीद, वो उसमें मिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इसको अपन जमीन पर क्या कर देते हैं, थाप देते हैं। देखो क्या गजब की बात है कि इसका प्रोसेस क्या है वो देखो आप लोग। बोले साहब मैंने मिट्टी ली, अब मिट्टी के अंदर मैं क्या करूंगा, मिट्टी के अंदर आपके 1/4 चौथाई भाग है ना, चौथाई भाग में क्या करूंगा इसके अंदर क्या जोरदार बात है ना, गधे की लीद मिलाई जाती है। और मैं आपको एक परीक्षा में बता भी सकता हूं कि ये यूं पूछा हुआ भी प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है सबसे जोरदार। देखो आप लोग कि इसमें क्या की जाती है, गधे की लीद मिलाई जाती है, ठीक है ना। तो गधे की लीद मिला करके और फिर आप इसको क्या करोगे, आप लोग इसको जमीन पर थाप दोगे। जैसे अपने गोबर थापते हैं ना, वैसे इसको जमीन पर क्या किया जाता है, फिर आपके जमीन पर इसको थापना पड़ता है, ठीक है ना। गधे की लीद आपने मिलाई, फिर उसको आप जमीन पर थाप दो, और फिर उसके ऊपर जमीन पर थापने के बाद में और आप लोग क्या करो, इसके अंदर आप लोग और आकृतियां उकेरी जाती हैं। फिर इस पर क्या करते हैं अपन, जो आकृति अपने को बनानी है उसको अपन ध्यान रखना, आकृतियां उकेरना, फिर ये वाला काम करेंगे। जो आपको बनाना है वो चीज आप क्या करो, मैंने कहा कि मुझे साहब और एक भगवान की मूर्ति बनानी है, ठीक है ना,
मेरे को भगवान की मूर्ति बनानी है, तो भगवान की मूर्ति बनानी है तो मैं उसके ऊपर उस भगवान की आकृति को क्या कर दूंगा, उकेर दूंगा। फिर उसको क्या किया जाएगा, 1 सप्ताह तक, बिल्कुल यही बात, वेरी गुड, ध्यान रखना, आकृति को उकेरा, उसके बाद में ध्यान रखना इसको 1 सप्ताह तक क्या करेंगे अपन, 1 सप्ताह तक इसको सुखाएंगे, 1 सप्ताह तक सूखना, फिर इसके बाद में ये वाला काम किया जाएगा। अब जब वो बिल्कुल सूख करके तैयार हो जाएगी तब आप इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, पका देंगे, ध्यान रख लेना, आई बात समझ में। फिर इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, 1 सप्ताह सूखने के बाद और फिर आप इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको पकाने का काम करेंगे। ये प्रोसेस देकर भी पूछ लेता है एग्जाम में, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाएगा, पकाया जाएगा, ध्यान रखना, पकाना। और कब तक पकाएंगे, और जैसे ही इसका रंग क्या हो जाएगा, जैसे ही इसका रंग हो जाएगा आपके गेरुआ, ध्यान रखना कौन सा रंग हो जाएगा, गेरुआ रंग, तो ये जरूर ध्यान रखना, ये आपके कौन से रंग में तैयार कर ली जाएगी, गेरुए रंग में तैयार की जाएगी। इसके बाद में आपके तैयार हो जाती है मूर्ति और वो आपके गेरुए रंग में तैयार हो जाती है। ये प्रोसेस एक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया कि आपके टेराकोटा कैसे बनती है, कि भाई मिट्टी के अंदर आप लोग क्या करो, 1/4 गधे की लीद मिलाओ, 1/4 भाग, फिर जमीन पर उसको थाप दो, जमीन पर थापने के बाद उसमें डिजाइन काट लो, डिजाइन काटने के बाद उसको 1 सप्ताह तक सूखने दो। पहले तो आप क्या ही कर लोगे, 1 सप्ताह तक सूखने दो, फिर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि उसका रंग गेरुआ हो जाता है। ये खुद ही कहती है कि रंग दे तू मोहे गेरुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, तब जाके आपके क्या बनती है, टेराकोटा बनती है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब इसके प्रमुख क्षेत्र, दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी। तीसरी बात अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, जहां पर ये फेमस है, ध्यान रखना, तो प्रमुख क्षेत्रों में भैया नंबर 1, बिना सोचे समझे आंसर देना, मोलेला राज संबंध। नंबर 1 जो आपके आता है वो कौन है भैया, तो नंबर 1 मोलेला राज संबंध आपके इसके लिए फेमस है। बहुत बढ़िया भैया। दूसरे नंबर पर ध्यान रखना बसवा दोसा, बसवा डोसा भी इसके लिए बड़ा फेमस है भैया। बसवा डोसा के बाद में तीसरे नंबर पर देखो आप लोग, ये कला आपके मेहरौली भरतपुर के अंदर भी होती है। कहां पर, ये आपके मेहरौली भरतपुर के अंदर भी ये कला होती है, तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रख लेना, मेहरौली भरतपुर के अंदर भी आपके ये कला होती है। इसके अलावा फिर और भैया आप लोग कैसे भूल सकते हो, एक बार तो परीक्षा में पूछा हुआ है, बूगांव नागौर, बूगांव जो कि आपके कहां पड़ता है, तो बूगांव नागौर भी इसके लिए बड़ा फेमस है। और आप ऐसे कैसे भूल सकते हो, हरजी गांव जालोर, अरे फर्जी नहीं, हरजी गांव जो कि आपके जालोर के अंदर है, ये भी आपके बड़ा फेमस है, हरजी गांव जालोर। हाँ, शाहरुख खान ने भी यही प्रोसेस की होगी फिर गेरुआ रंगने के लिए, हाँ तो देखो आप लोग, अब मोलेला राज संबंध सबसे टॉप पर यही है, प्रमुख स्थल यही है। बसवा डोसा छोड़ दो, याद रख लेना बस, मेहरौली भरतपुर ठीक है। बूगांव नागौर जरूर याद रखना, ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहां पर आपके बनाए जाते हैं मिट्टी के खिलौने। अगर अपने से पूछे कि राजस्थान में मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, बूगांव नागौर फेमस है। और अगर हरजी गांव जालोर बात करोगे ना, पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है हरजी गांव जालोर, तो यहां पर ध्यान रखना मामा जी के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। मामा जी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ध्यान रखना, मतलब वहां के लोकल वैसे, हाँ, तो मामा जी के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, मामा जी के मिट्टी के घोड़े बनाना। तो ये आपके कहां का फेमस है, एक बार मुझे पक्का ध्यान है, एक प्रश्न आया था, निम्न में से असुमेलित छांटी है, निम्न में से असुमेलित छांटी है, तो ध्यान रखना अगर आप निम्न में से असुमेलित की बात करते हो तो मामा जी के मिट्टी के घोड़े वहां पर दिया था बसंतगढ़, जबकि आपका उत्तर क्या था, आपका उत्तर होना चाहिए हरजी गांव जालोर। समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी ने कहा कि भाई बड़ा पोल हनुमानगढ़ वो प्राचीन स्थल है, कालीबंगा में भी अपने को टेराकोटा के प्रमाण मिले हैं, आहड़ में भी मिट्टी का बैल मिला है, बड़ा पोल आपके जो और हनुमानगढ़ में है वहां से भी आपके प्रमाण मिले हैं। आई बात समझ में, तो ये चीज आप लोग याद रखना। पहले तो इसको आप क्लियर करो, फिर मैं कलाकार बताता हूं आपके, है ना।
बड़ा पोल हनुमानगढ़ जो आपके है ना, वो प्राचीन स्थलों में आता है, वो उसको अपन नवीन तौर पर बात नहीं कर सकते हैं, वो प्राचीन स्थलों में है, साफ साफ मैं पहले ही बता देता हूं। हाँ चलिए, अब इसी के अंदर मेरे को आपको क्या बताना है, ये तो मैंने आपको प्रमुख क्षेत्र बता दिया भैया। प्रमुख क्षेत्र के बाद में अब जो बात आती है वो आती है आपके किसके बारे में, बोले सर लगे हाथ ये भी बता दो प्रमुख कलाकार। बिल्कुल, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर अपने से पूछे कि इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं, तो सभी का ध्यान इधर भैया। अब ठीक है, अब देखो आप लोग इधर नागौर में भी एक और भी गांव फेमस है मिट्टी के बर्तनों के लिए। वो आप लोग जो बात कर रहे हैं मतलब नागौर में मिट्टी के बर्तनों के लिए, वो तो बूगांव ही है। मेन मेन तो आपके बूगांव ही है, ध्यान रख लेना। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों के लिए और कोई नहीं है। हाँ, आप वो जो बात कर रहे हो ना, वो आप एक मिट्टी के बर्तन मतलब मिट्टी का मटका है, वो नागौर का फेमस है आपके। वो तो आप उसकी बात कर रहे हो जिसको अपन मोड़ बोलते हैं, मोड़ वो अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। अभी आप केवल ये वाली चीज याद रखना भाई, है ना। अब इसके अंदर देखो आप लोग, अगर अपने से पूछता है प्रमुख कलाकार कि ये जो आपके टेराकोटा है, इस टेराकोटा के प्रमुख कलाकार कौन है, तो भैया सबसे मेन अगर मैं बात करता हूं ना, तो वो आपके कौन आ जाएंगे, तो सबसे मेन नंबर 1 बिना सोचे समझे लिखना, मोहनलाल प्रजापत लिख दो या मोहनलाल कुमार लिख दो भैया, बात वही है भैया। मोहनलाल कुमार जो कि आपके कहाँ के हैं, ये आपके मोलेला के ही हैं भैया। और इनकी खास बात क्या है, देखो इधर कि भाई साहब इनको 2012 में एक पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार, तो 2012 में इनको पद्मश्री मिला। 2012 में इनको क्या मिला, पद्मश्री मिला। और सबसे जोरदार बात, 12 का उल्टा करना भैया 21, 12 का उल्टा करना 21, तो 2021 में इनके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कितने का डाक टिकट, तो 2021 में इनके ऊपर आपके 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना भैया, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो गया इनके ऊपर। और कोई कलाकार, बिल्कुल और कोई क्यों नहीं आएंगे, ओम प्रकाश गालव, रामगढ़ अलवर के हैं ये, ध्यान रखना। ओम प्रकाश गालव का नाम भी आता है, बड़े फेमस कलाकार हैं ओम प्रकाश गालव, जो कि कहाँ के हैं भैया, तो ये आपके रामगढ़ के हैं। ध्यान रखना, रामगढ़ बोले तो आपके अलवर वाला, तो ये यहाँ के हो जाएंगे आपके रामगढ़ अलवर। और ध्यान रखना अच्छे से इनके बारे में भी, इनको 2017 के अंदर, 2017 में इनको पुरस्कार मिला, अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार। लो साहब, जोरदार पुरस्कार ले गए, तो अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार मिला इनको। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग कि फिर इसके बाद में नंबर 3 पर बात करता हूं, तो आपके किसका नाम आ जाता है, खेमराज प्रजापत। खेमराज प्रजापत का नाम आता है, ये मोलेला के हैं, केवल नाम याद रखना। फिर नंबर 4 पर नाम आता है प्रेम सिंह। प्रेम सिंह भरतपुर के हैं। प्रेम सिंह कहां के हो जाएंगे, आपके भरतपुर के हो जाएंगे। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख लेना भैया, बात क्लियर। तो ये सारे के सारे कलाकार आपके किसके हैं, ये आपके ब्लू पोट वो सॉरी टेराकोटा के हैं। अब देखो एक प्रश्न सुनना, अगर अपने से पेपर में पूछे कि सुनहरी टेराकोटा, तो आपको सुनहरी पोटरी पता है क्या, फटाफट से कमेंट करके बताओ, सुनहरी टेराकोटा के लिए कौन फेमस है, फटाफट से कमेंट करके बताओ, सुनहरी टेराकोटा के लिए कौन फेमस है, फटाफट बताइए। कोई बड़ी बात नहीं है भैया, तुरंत बता दो कि सुनहरी टेराकोटा के लिए भैया कौन फेमस है, तुरंत बताइए, सुनहरी टेराकोटा के लिए कौन फेमस है, फटाफट से बताइए आप लोग। अरे जैसे सुनहरी पोट्री के लिए बीकानेर है, वैसे ही सुनहरी टेराकोटा हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, अगर अपने से पूछता है तो ये चीज याद रखना, ठीक है ना, कि जैसे अपने से सुनहरी पोट्री पूछ रहा है ना, वैसे ही सुनहरी टेराकोटा हो जाएगा। इधर आपको 2 चीज भले ही चाहे मैं और बता देता हूं। देखो इधर, अगर अपने से कल को पेपर में क्या पूछे, बोले सर बताना देखे सुनहरी टेराकोटा, तो बात वही आ जाएगी, सुनहरी टेराकोटा बीकानेर, ध्यान रखना, सुनहरी टेराकोटा बीकानेर। और अगर आपसे पूछे कागजी टेराकोटा अलवर, ध्यान रखना, कागजी टेराकोटा के लिए कौन फेमस है, तो कागजी टेराकोटा के लिए आपके अलवर फेमस है। डेट्स ऑल, काम खत्म यहां पर, बस समझ गए मेरी बात को।
चलिए, तो ये चीज ध्यान रख लेना आप लोग अच्छे से, क्लियर करो फटाफट से और बताओ समझ में आ गई क्या मेरी बात? समझ में आ गई क्या मेरी बात? बताइए, देखें आप लोग यहाँ पर। चलिए साहब, ठीक है ना। हाँ, कल से अपन क्या करेंगे, एक तो छोड़, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, कल से अपन अपनी क्लास को 5:05 पर स्टार्ट कर देंगे, है ना। जैसे ही मेरी उधर क्लास खत्म होगी ना, इधर आपकी क्लास शुरू कर दूंगा, क्योंकि अभी क्या है, आपकी ज्योग्राफी क्लास है। अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक पे आ गया तो वो 10 से 15 मिनट ज्योग्राफी क्लास चली जाएगी, है ना। तो अभी आपकी ज्योग्राफी क्लास है, तो आप वो ले सकते हैं भैया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कल अपन और इसको आगे बढ़ाएंगे, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हस्तकलाओं पर पहले बात करेंगे, ठीक है ना। कल जो आपके प्रमुख हस्तकलाएं हैं ना, उनके अंदर अपन खत्म कर देंगे भैया, समझ गए मेरी बात को। चलिए, तो आज अपन इतनी बात करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।